स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्लास 11th के मैथमेटिक्स के सिलेबस में। हमारा चैप्टर चल रहा है सेट्स का, और सेट्स के चैप्टर में हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है आज के लेक्चर का ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, तो सेट्स में हम बहुत सारे ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, तो हम समझेंगे वन बाय वन कि कौन कौन से ऑपरेशंस हम यूज़ करते हैं, हम कैसे फिगर आउट करेंगे कौन सा ऑपरेशन का क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति बोथरा, ग्रेजुएट फ्रॉम IIT मद्रास। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो हम देखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और ऑपरेशन देखेंगे जो सेट्स में यूज होता है, जो कि है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम ये तीन ऑपरेशंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम किसी भी ऑपरेशन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन मान लीजिए, मैं बोलती हूँ 1+2 या मैं बोलती हूँ 2×3, एनीथिंग। अगर मैं किसी भी ऑपरेशन की बात करती हूँ, जैसे इसमें मैं एडिशन की बात कर रही हूँ, एडिशन एक ऑपरेशन हुआ। इधर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात कर रही हूँ, तो मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेशन हुआ। ठीक है, तो ये ऑपरेशन कोई भी ऑपरेशन में अगर कर रही हूँ, ठीक है, तो वो ऑपरेशन किन के बीच में होगा? क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1+, या अभी मैं एडिशन, अगर मुझे एडिशन ऑपरेशन करना है तो मुझे दो नंबर चाहिए, एक ये और एक कोई और। दो नंबर के बिना मैं कोई ऑपरेशन नहीं कर सकती। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन भी करना है तो मुझे दो नंबर की नीड है। ठीक है, सिमिलरली हम सेट्स में भी ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, इधर हम प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस करते हैं नंबर्स के बीच में। अब हम सेट्स में देखेंगे कि किस टाइप के ऑपरेशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो सेट्स में हमारे पास चार टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है यूनियन, एक होता है इंटरसेक्शन, एक होता है डिफरेंस और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम इन तीनों की बात करते हैं। तो सिमिलरली अगर हम नंबर की बात करें तो अगर हमें नंबर में ऑपरेशन करना है तो हमें दो नंबर की नीड है। इन द सेम वे अगर हमें सेट्स में ऑपरेशंस करने हैं तो हमें दो सेट की नीड होगी एटलीस्ट। ठीक है, अगर पर्टिकुलर एक ऑपरेशन की बात करूं तो हमें दो सेट की नीड होगी। बिना दो सेट के हम कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते। जैसे हमें बस दो नंबर नहीं हो तो हम एडिशन नहीं कर सकते। हम एक नंबर का एडिशन करना है तो किसके साथ करना है, हमें दूसरे नंबर की तो नीड होगी। सिमिलरली हमें दो सेट्स चाहिए होंगे जिनके बीच में हम ऑपरेशन करेंगे। अब हमें फिगर आउट क्या करना होगा? अगर हम एडिशन करते तो हमें फिगर आउट करना होता है रिजल्ट, कि 1+2 लिखा है तो इसका आंसर होगा 3, 2×3 लिखा है तो इसका आंसर होगा 6। सिमिलरली अगर हम सेट्स के बीच में ऑपरेशंस कर रहे हैं तो हमें फिगर आउट करना है कि उनका रिजल्टेंट सेट क्या होगा। ठीक है, दो नंबर के बीच के ऑपरेशन करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? एक नंबर होगा। वैसे ही दो सेट के बीच में हम कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट होगा एक नया सेट होगा। ठीक है, वो जो सेट होगा वो हमें पता करना है, वो रिजल्ट वाला जो सेट है वो हमें फिगर आउट करना है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने वेन डायग्राम्स देखा था। वेन डायग्राम्स से हम और समझेंगे। देखिए, हम हर एक ऑपरेशन को पहले डिटेल में डेफिनेशन समझेंगे, कुछ एग्जांपल समझेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझेंगे। उसके साथ साथ हम एक उसका रिप्रेजेंटेशन इन वेन डायग्राम भी देखेंगे कि वेन डायग्राम में इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको डिफरेंस पता होना चाहिए और में और एंड में। देखिए, दोनों इंग्लिश के वर्ड्स है, और एंड। अगर आप आराम से सोचे तो आपको समझ में आएगा यार। और एक टाइप से ऑप्शनल व्यू देता है। ठीक है, अगर मैं कहीं बोल रही हूं दिस और दिस, सपोज A और B, मतलब A भी चलेगा B भी चलेगा। ठीक है, ऑप्शनल व्यू दे रहा है वो। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ एंड से हमें क्या वाइब आती है यार? एंड हमेशा कंपलसरी वाली वाइब देता है। अगर मैं बोल रही हूँ कि A and B, इसका मतलब A भी होना चाहिए और B भी होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? और गिव्स अ ऑप्शनल वाइब एंड गिव्स अ कंपलसरी वाइब। तो हम क्या करने वाले हैं? हम यूनियन और इंटरसेक्शन को इस वे में समझेंगे। ठीक है, यूनियन एक टाइप से और वाला केस है, इंटरसेक्शन इज अ केस ऑफ एंड। ठीक है, हम आराम से समझेंगे, अभी बहुत जल्दी नहीं है। एक एक ऑपरेशंस लेंगे, उन्हें बहुत डिटेल में डेफिनेशन, एग्जाम्पल, रिप्रेजेंटेशन सब देखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? और गिव्स एन ऑप्शनल वाइब, एंड इज अ कंपलसरी थिंग। ठीक है, अगर कहीं पे एंड लिखा है मतलब आपको
दो चीजों के बीच में एंड लिखा है मतलब दोनों चीजों में जो चीज कॉमन है उसे कंपलसरी है उसे देखना होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं और आगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूनियन ऑफ सेट से, पहला ऑपरेशन। चलिए सबसे पहले अपन देखेंगे पहला ऑपरेशन जो कि है यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो कोई भी ऑपरेशन के लिए हमें दो सेट्स की नीड होगी। ठीक है, तो इस केस में मान लीजिए वो जो दो सेट है जिनके बीच में हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो है ए और है बी। ठीक है, ये दो सेट है, एक सेट का नाम है ए और दूसरे सेट का नाम है बी, और इन दोनों के बीच में हम ऑपरेशन कर रहे हैं जिसका नाम है यूनियन। ठीक है, जैसे अगर मैं 1 और 2 के बीच में ये ऑपरेशन करती प्लस वाला, तो इस ऑपरेशन का नाम क्या है? एडिशन। इन द सेम वे इस ऑपरेशन का नाम है यूनियन। ठीक है, ये दो सेट्स के बीच में होगा। इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसे रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। ठीक है, ए यूनियन बी। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनियन। इसको पढ़ेंगे कैसे? ए यूनियन बी, लिखेंगे ऐसे, ए ऐसा सिंबल एंड बी। ठीक है, चलिए पहले अपन सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलती है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी। अगर मैं किसी दो सेट का यूनियन कर रही हूं तो एक सेट मिलेगा सी। वो सेट में क्या क्या होगा? इसके ऑपरेशन का रिजल्ट एक सेट होगा। जैसे दो नंबर के बीच में मैंने ऑपरेशन किया, एडिशन ऑपरेशन, तो एक नंबर क्या आएगा? 3। तो दो नंबर का ऑपरेशन हुआ तो रिजल्ट क्या आया? एक नंबर। सिमिलरली दो सेट के बीच में कोई भी ऑपरेशन होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? एक दूसरा सेट। ठीक है, तो ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, और सी एक रिजल्टेंट सेट है। ये ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्टेंट सेट आएगा उसका नाम अभी हमने क्या दिया? सी। इस रिजल्टेंट सेट सी में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? इसमें सारे एलिमेंट्स होंगे। इसमें होंगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। डेफिनेटली एक चीज क्या है, अगर मान लीजिए ए और बी के कुछ एलिमेंट्स कॉमन है तो हमारा जो रिजल्टेंट सेट है उसमें हम मल्टीपल बार कोई भी एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे। हमें पता है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को सेट में एक से ज्यादा बार लिखते हैं तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं होता है, तो हमें हर एक एलिमेंट को यूनिकली एक ही बार लिखना है। ठीक है, तो अगर हमने ए और बी के बीच में यूनियन सेट किया है, ए और बी के बीच में यूनियन ऑपरेशन किया है, तो रिजल्टेंट सेट सी में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? उसमें ए के सारे एलिमेंट्स होंगे, बी के भी सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए और बी के भी सारे एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए। ठीक है, अब मैंने बोला और से मतलब क्या है? बेसिकली अगर ए और बी के बीच में यूनियन हो रहा है, इसका मतलब उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे रिजल्टेंट सेट में वो या तो ए का हिस्सा होंगे, या तो बी का हिस्सा होंगे, या दोनों का हिस्सा होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? मैंने वर्ड यूज किया है आइदर और। ठीक है, ये वाले टर्म्स मैं यूज कर रही हूँ यूनियन के साथ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि मैं ऐसे ही एलिमेंट्स लिखूं जो दोनों में आ रहे हो। फाइनली ए यूनियन बी का जो रिजल्ट होगा सी, वो सी के एलिमेंट्स क्या होंगे? उसमें ए के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए और बी के भी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, और अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट्स कॉमन है तो वो एक ही बार लिखना है। ठीक है, तो जो सी होगा, सी के एलिमेंट्स क्या होंगे? सी के एलिमेंट्स में या तो ए का हिस्सा होगा, ए के एलिमेंट्स होंगे सिर्फ, या तो सिर्फ बी के एलिमेंट्स होंगे, या वो एलिमेंट्स होंगे जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अच्छा, इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। देखिए ध्यान से समझिए, और का मतलब ऑप्शनल। ठीक है, मतलब एक ऐसा सेट बनेगा, सी बोल देते हैं हम, वो सेट सी में जो भी एक्स होंगे वो या तो ए का हिस्सा होगा, या फिर बी का हिस्सा होगा, या फिर दोनों का हिस्सा होगा। ठीक है, या तो ए का हिस्सा होगा, या तो बी का हिस्सा होगा, या दोनों का हिस्सा होगा। और डेफिनेटली अगर दोनों का हिस्सा होगा तो वो ए का भी हिस्सा होगा और वो बी का भी हिस्सा होगा। ठीक है, तो सी सेट को मैं बोल सकती हूँ it will be set of all x such that x belongs to a और x belongs to b। बात समझ में आ रही है? अगर हम इसको वेन डायग्राम में समझें, मान लीजिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट है U, और हम किसी भी दो सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं A और B। मान लीजिए ये A है सेट, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है B को, ये सर्कल A को, ये सर्कल B को। अब हमें बोलना है A यूनियन B। A यूनियन B क्या होगा? तो हमें पता है हमें क्या करना है, हमें ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B को कलर करना है।
ठीक है, वो इसका हिस्सा होंगे। तो ए का हिस्सा ये होगा, बात समझ में आ रही है। बी का हिस्सा ये सर्कल होगा, ठीक है। तो आपने ये समझा, ये वाले हिस्से में सिर्फ ए आ रहा है, ये वाले हिस्से में सिर्फ बी आ रहा है, और ये बीच का जो हिस्सा है इसमें ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। पर जब हमने ए के सारे एलिमेंट्स को कलर किया, बी के सारे एलिमेंट्स को कलर किया, तो ये जो हमारा हिस्सा है जो कि है ऐसा पूरा, जो अभी जो पूरा कलर्ड है, ठीक है, ये पूरा हिस्सा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रही है? मतलब हमें ए के सारे एलिमेंट्स रखने हैं, हमें बी के सारे एलिमेंट्स रखने हैं। हो सकता है वो सिर्फ ए का हिस्सा हो सकता है वो सिर्फ बी का हिस्सा हो, और ये भी हो सकता है वो दोनों का हिस्सा हो। हमें इन सबको मिक्स करके एक रिजल्टेंट सी बनाना है जो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। चलिए अब हम सेकंड ऑपरेशन समझते हैं जो कि है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बाय डेफिनेशन क्या होता है? The intersection of sets A and B is the set of all elements which belongs to both A and B। देखिए किसी भी ऑपरेशन के लिए हमें पता है दो सेट्स की जरूरत होगी, तो इस केस में भी हमने दो सेट्स किसको ले लिया, A और B। इनके बीच में हमने ऑपरेशन किया है किसका, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन। इंटरसेक्शन ऑपरेशन का सिंबल क्या होगा, ऐसा सिंबल होगा, ये सिंबल होगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कैसे, A इंटरसेक्शन B, और लिखेंगे कैसे, A ये सिंबल एंड देन B। सो ये लिखने का तरीका है A इंटरसेक्शन B। इसका मतलब क्या होगा, इसका रिजल्टेंट एक मान लीजिए सेट आएगा C। वो सेट C क्या होगा, वो सेट C में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हो। बेसिकली इन दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो होगा हमारा पार्ट C का हिस्सा, ठीक है। A और B के कॉमन एलिमेंट्स किस में आएंगे, सेट C में आएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है। देखिए अभी कंपेयर करते हैं यूनियन को और इंटरसेक्शन को, ठीक है। यूनियन में हमने क्या बोला था, यूनियन ऑफ टू सेट्स में हमने बोला था A और B। इंटरसेक्शन में हम क्या बोल रहे हैं, A एंड B। अब डिफरेंस समझिए ध्यान से। यूनियन में था A और B, मतलब सारे एलिमेंट्स जो सिर्फ A का हिस्सा है वो भी चलेगा, जो B का हिस्सा है वो भी चलेगा, जो दोनों का हिस्सा है वो भी चलेगा, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब एंड का मतलब होता है कंपलसरी, मतलब A और B दोनों में कंपलसरीली जो भी चीजें कॉमन है सिर्फ हम उसी को देखेंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का अगर हम दो सेट A और B के बीच में इंटरसेक्शन ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट जो सेट C होगा उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट्स, या ऐसे बोल सकते हैं ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में प्रेजेंट हो, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में प्रेजेंट हो, बोथ A एंड B, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, A इंटरसेक्शन B। अच्छा, इसे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो A इंटरसेक्शन B इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, ठीक है। अगर अपन कंपेयर करें यूनियन के लिए तो हमने क्या लिखा था, A यूनियन B इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। हमने क्या लिखा था, और, ठीक है। और मतलब ऐसे एलिमेंट्स उसमें आ सकते हैं जो सिर्फ A में प्रेजेंट हो, ऐसे एलिमेंट्स भी आ सकते हैं जो B में प्रेजेंट हो, ऐसे एलिमेंट्स भी आ सकते हैं जो दोनों में प्रेजेंट हो। पर इंटरसेक्शन में सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में प्रेजेंट हो, ठीक है। अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझें तो मान लीजिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है, U। हम बाय डिफॉल्ट ऐसे दो सेट्स लेते हैं A और B। ये लेफ्ट वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है A को और ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है B को, ठीक है। अब मैंने बोला है A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स जो A में भी आए और B में भी आए, ठीक है, दोनों में आए। दोनों में आए इसका मतलब ऐसा हमें एरिया ढूंढना है जो इस सर्कल का भी हिस्सा हो और इस सर्कल का भी हिस्सा हो, तो ये हो जाएगा। तो अभी जो ये शेडेड रीजन है जो इस सर्कल का हिस्सा भी है और इस सर्कल का हिस्सा भी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो सारे कॉमन एलिमेंट्स जो सेट A का भी हिस्सा है और सेट B का भी हिस्सा है। या हम ऐसे बोल सकते हैं ये शेडेड रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है A इंटरसेक्शन B। बात समझ में आ रही है? अच्छा,
हमने एंड और में आपको डिफरेंस समझ में आ गया? और मतलब ये भी चलेगा और दोनों है वो भी चलेगा, ठीक है। एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट से वो भी चलेंगे, सिर्फ बी के एलिमेंट से वो भी चलेंगे, दोनों के एलिमेंट से वो भी चलेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में आएगा वो ही चलेगा, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं चलेगी, दोनों में आना कंपलसरी है, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए एक सेट की बात करती हूं, अगर मान लीजिए हम वेन डायग्राम की बात करते हैं, तो वेन डायग्राम में हम दो सेट्स ए और बी की बात करते हैं, ठीक है। ये है ए, ये है बी, और ये बाहर वाला है यूनिवर्सल सेट। एज यूजुअल आपको पता है रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मुझे ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना है, ए के सारे एलिमेंट्स मेरे को चलेंगे, ए के सारे एलिमेंट्स मुझे चाहिए, बी के भी सारे एलिमेंट्स मुझे चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या रिप्रेजेंट हुआ, देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ वो हिस्सा जो सिर्फ ए का हिस्सा है, ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है जो सिर्फ बी का हिस्सा है, और ये बीच वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है जो दोनों का हिस्सा है, ठीक है। तो अगर हमें शेड करके बताना है वेन डायग्राम में यूनियन को, तो हम क्या करने वाले हैं, हम ए का सारा हिस्सा कलर कर देंगे, फिर हम बी का सारा हिस्सा कलर कर देंगे, और हम बोल देंगे कि ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर अगर हमें इंटरसेक्शन बनाना है, तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन है, जो चीज कॉमन है हमें सिर्फ और सिर्फ उसी कलर को शेड करना है। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करता है कॉमन एलिमेंट्स, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। तो यूनियन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बार, यूनियन को ऐसे सिंबल बनेगा, इंटरसेक्शन के लिए वर्टिकली थोड़ा फ्लिप कर देना है हमें, ठीक है। ये हमारा यूनियन का सिंबल है, ये हमारा इंटरसेक्शन का सिंबल है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन के, ठीक है। और हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कि यूनियन की, अगर हम यूनियन ऑपरेशन लगा रहे हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, और अगर हम इंटरसेक्शन प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं तो उसके क्या, इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगा रहे हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स और प्रॉपर्टीज समझते हैं हम। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो इस पहला एग्जाम्पल है, हमें सेट ए दिया है जिसके एलिमेंट है 2, 4, 6 और 8, और बी सेट है जिसके एलिमेंट है 6, 8, 10 और 12। हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। देखिए सिंपल है, ए यूनियन बी में हमें क्या करना है, ए के सारे एलिमेंट्स रख देने और बी के सारे एलिमेंट्स रख देने हैं। बस ये कंफर्म करना है कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें हम एक ही बार लिखें, ठीक है। तो बेसिकली यूनियन में क्या होता है, यूनियन में हमारा एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं छूटना चाहिए जो ए का हिस्सा है और बी का हिस्सा है, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट्स उसमें आने चाहिए कंपल्सरीली, और बी के भी सारे एलिमेंट्स उसमें आने चाहिए, ठीक है। पर इंटरसेक्शन में सिर्फ वो एलिमेंट्स आने चाहिए जो ए और बी दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यूनियन करते हैं पहले, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे सारे एलिमेंट्स जो ए का हिस्सा है और ऐसे सारे एलिमेंट्स जो बी का हिस्सा है, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं 2, 4, 6 और 8, ठीक है। और बी के भी सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं 6, 8, 10, 12। पर हमें नोटिस करना है कि 6 और 8 ऑलरेडी है, लिखा हुआ है, तो सिर्फ 10 और 12 को लिख देते हैं, क्योंकि हम एलिमेंट्स को रिपीट करेंगे वो मैटर नहीं करता है। हमें सही तरीका रिप्रेजेंट करने का अच्छा तरीका ये है कि हम सारे एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लिखें, ठीक है। तो मान लीजिए यूनियन में आपको, देखिए करना क्या है, किसी भी दो सेट को यूनियन करना है आपको, तो उस ए के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए, बी के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए, और उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको सिर्फ एक ही बार लिखने का चेक कर लीजिएगा कि आपने किसी को रिपीट तो नहीं किया, बस, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8 ये सारे आ गए, 6, 8, 10, 12 बी के भी सारे एलिमेंट्स आ गए। तो बेसिकली ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स आ गए जो सिर्फ ए का हिस्सा है, सिर्फ ए का हिस्सा ये है, जो सिर्फ बी का हिस्सा है वो ये है, और ये दोनों एलिमेंट्स दोनों के हिस्से हैं, ए का भी हिस्सा है और बी का भी हिस्सा है, ठीक है। तो हमने समझा था ए यूनियन बी मतलब और मतलब सिर्फ ए है तो भी चलेगा, सिर्फ बी के एलिमेंट्स है वो भी चलेंगे, और ए और बी दोनों के एलिमेंट्स है वो भी चलेंगे, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अगर हम बात करते ए इंटरसेक्शन बी की, ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन है। तो चेक कर लेते हैं, पहले यहां से शुरू करते हैं। 2, क्या इसमें 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो दोनों में कॉमन नहीं है। 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 6 आ रहा है, हाँ 6 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, तो हम पहले एलिमेंट 6 लिख लेते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है, तो 8 भी लिख लेते हैं। 10 सिर्फ इसमें है, 12 भी इसमें है, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स हमने चेक कर लिए, ए के और बी के। जो भी एलिमेंट्स दोनों में आ रहे हैं सिर्फ हमें उन्हीं को लिखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में 2 एलिमेंट्स आएंगे 6 और 8, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए में एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू, बी में एलिमेंट्स है ए आई और यू, शो दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए। चलिए ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? देखिए ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। ए के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए ए ई आई ओ यू। अब बी के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए। ए ऑलरेडी लिख चुके हैं तो वापस लिखने की जरूरत नहीं। आई भी लिख चुके हैं, फिर से लिखने की जरूरत नहीं। यू भी लिख चुके हैं, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी कंप्लीट। अब हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं यार, ए यूनियन बी और ए यूनियन बी ये है सेट, ये सेट और ए सेट एग्जैक्टली सेम है। इसके सारे एलिमेंट्स इसमें और इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है। तो हम बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए इन दिस केस। क्यों? सिर्फ इस केस में। क्यों? क्योंकि हम चेक कर सकते हैं, देखिए किसी भी दो सेट को इक्वल, ये एक सेट है, ये एक सेट है, इनको आपस में इक्वल करने की कंडीशन हमें पता है, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए और इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए, राइट। या फिर एक और कंडीशन हम कैसे बोल सकते हैं चेक करने के लिए कि इफ दिस इज सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज सबसेट ऑफ दिस, हम बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों सेट आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर द एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी आर द एलिमेंट्स ऑफ ए। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है लेट एक्स बी ए सेट वेयर द एलिमेंट्स आर राम, गीता एंड अकबर। ये वो वाले सेट के स्टूडेंट्स है, रिप्रेजेंट कर रहे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। और सेट वाई है जिसमें है गीता, डेविड और अशोक, ये है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th जो कि स्कूल फुटबॉल टीम में, ठीक है। हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए यूनियन बी मतलब क्या रिप्रेजेंट होगा? ऐसे सारे बच्चे जो या तो फुटबॉल टीम में है या तो हॉकी टीम में है, ठीक है, या तो दोनों की टीम में है, ठीक है, या तो सिर्फ हॉकी में है या तो सिर्फ फुटबॉल में है या तो दोनों में है, ठीक है। तो हमें पता है एक्स यूनियन वाई क्या होगा। इसके सारे एलिमेंट्स को लिख दो और इसके सारे एलिमेंट्स को लिख दो, ठीक है। तो राम लिख दो सबसे पहले, गीता और अशोक, अकबर सॉरी। एक्स के सारे एलिमेंट्स लिख दिए, अब वाई के सारे एलिमेंट्स लिख दो। गीता हम एक बार ऑलरेडी लिख चुके हैं तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। डेविड, अशोका, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो सारे स्टूडेंट्स जो या तो स्कूल हॉकी टीम में है या तो स्कूल फुटबॉल टीम में है या तो दोनों स्कूल हॉकी टीम में भी है और स्कूल फुटबॉल टीम में भी है, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ अगर एक्स इंटरसेक्शन वाई करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे स्टूडेंट्स जो दोनों में हो, कंपल्सरीली दोनों में हो, मतलब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हमें लिखना है। तो चेक कर लेते हैं, राम इसमें आ रहा है, इसमें है क्या? नहीं है। गीता इसमें है और इसमें है, देखिए गीता दोनों में है, एक्स में भी है वाई में भी है, तो हम गीता को इंटरसेक्शन वाले उसमें लिख सकते हैं। अकबर इसमें है पर इसमें नहीं है, ठीक है। डेविड भी इसमें है पर इसमें नहीं है, अशोका इसमें है पर इसमें नहीं है। तो सिर्फ गीता ऐसी स्टूडेंट है जो हॉकी टीम में भी है और फुटबॉल टीम में भी है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सिर्फ एक एलिमेंट आएगा जो है गीता, ठीक है। नेक्स्ट है सेट ए जहाँ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सेट बी है जहाँ एलिमेंट्स है 2 3 5 और 7। हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी के लिए हमें सिर्फ एक चीज करनी है, हमें चेक करना है दोनों सेट्स में जो कॉमन है वो लिख देना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 1 इसमें है क्या? नहीं है, तो 1 को अपने नहीं लिखना है। 2 इसमें है, हाँ दोनों में है। 3 इसमें भी है, हाँ है। 4 नहीं, इसमें है, इसमें नहीं है। 5 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। 6 नहीं है। 7 हाँ दोनों में है। 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ 4 एलिमेंट है जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, जो कि है 2 3 5 और 7। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा आ गया 2 3 5 और 7, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना है तो हमें सिर्फ वो एलिमेंट्स देखने हैं जो दोनों में आ रहे हैं। अगर हमें यूनियन निकालना है तो हमें वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए के हैं, हमें वो भी एलिमेंट्स लिख देने हैं जो बी के हैं। बस हमें एक चीज मेक श्योर करनी है कि हम सारे एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लिखें। अगर ए और बी में कोई एलिमेंट्स कॉमन है तो हमें उसे 2 बार नहीं लिखना है, ठीक है।
चलिए यहाँ पे आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। किसी भी तरीके से हम आपको रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चंस देंगे तो आपको उसके ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालना है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं ए यूनियन बी, मतलब यूनियन ऑपरेशन का और इंटरसेक्शन ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। चलिए अब हम उन्हें देखते हैं और हम उन्हें देखेंगे कि हम उन्हें कैसे वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स, ठीक है। चलिए अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज देखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स की, ठीक है। तो हम यूनियन ऑपरेशन जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं और हम वेरीफाई करेंगे। कैसे वेरीफाई करेंगे? हम वेन डायग्राम के थ्रू वेरीफाई करेंगे कि क्या एलएचएस में जो लिखा है आरएचएस में लिखा है क्या वो सही है, ठीक है। तो पहला है, ये देखिए प्रॉपर्टीज है, दे आर द ट्रुथ, ठीक है। पहला है ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ये कौन सा लॉ है? ये कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ देखिए पहले अपन एलएचएस का बनाते हैं। एलएचएस में देखिए मान लीजिए ये आरएचएस वाला है, ठीक है। सेम ये यू है, ये भी यू है, ये वाला ए है लेफ्ट वाला, ये बी है, ये वाला ए है, ये वाला बी है, ठीक है। ये वाला अपन इधर शेड करेंगे वो रीजन जो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा, इधर शेड करेंगे वो रीजन जो बी यूनियन ए को शेड करेगा। ए यूनियन बी मतलब जो ए का हिस्सा है वो और बी का हिस्सा है वो, ठीक है। दोनों को कलर कर दो। तो ए का हिस्से को मैंने कलर कर दिया, ठीक है। अब मैं बी के हिस्से को भी कलर कर देती हूँ। ये पूरा की पूरा रीजन क्या हो गया? रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा जो शेडेड रीजन है, ये दोनों सर्कल्स का हिस्सा जो कॉमन है वो भी शेडेड है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी। अब बी यूनियन ए कर लेते हैं, ठीक है। तो बी यूनियन ए में पहले मुझे बी मतलब बी को पूरा शेड कर देना है, अब ए को भी पूरा शेड कर देना है। देखिए अगर आप कंपेयर करो, मैंने इधर लिखा है ए यूनियन बी और इधर लिखा है बी यूनियन ए, ठीक है। दोनों का ही शेडेड रीजन सेम आ रहा है, मतलब ए यूनियन बी और बी यूनियन ए आपस में क्या होगा? इक्वल, ठीक है। जैसे 1 + 2 3 होगा और 2 + 1 भी 3 होगा। ये भी कम्यूटेटिव है कि अगर आप ऑर्डर चेंज कर दो तो फर्क नहीं पड़ रहा है। सिमिलरली अगर आप ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो, दोनों में सेम ही बात है, ठीक है। दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। सेकेंड केस देखते हैं, ए यूनियन बी। देखिए आपको पता है सबसे पहले अपना वर्क होता है कि हमें जो ब्रैकेट्स होता है उसे ओपन करना होता है, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी, इसका पूरे का यूनियन है सी। ए का यूनियन किससे करना है? इस पूरे के साथ, बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छा एक काम करते हैं, हम ए यूनियन बी यहां से ले लेते हैं, ठीक है। नहीं यहां से नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास सी भी है, ठीक है। तो ए बी और सी ये हमारा यूनिवर्सल सेट है बाहर वाला। ये ए यूनियन ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, सी है। अब हम सबसे पहले ए यूनियन बी करते कलर, ठीक है। ए यूनियन बी मतलब ए का सारा हिस्सा कलर कर दो। ये नहीं देखना है कि वो बी का कौन से हिस्से में आ रहा है, सी में कहाँ आ रहा है, बस ए का हिस्सा पूरा कलर कर दो, ठीक है। बी को भी पूरा, ए यूनियन बी है तो बी को भी पूरा कलर कर दो, ठीक है। ध्यान से देखो, ए का पूरा सर्कल कलर्ड है, बी का भी पूरा सर्कल कलर्ड है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी, ठीक है। अब हमें बोलना है, ये हमें यूनियन करना है किसके साथ? सी के साथ। ये जो अब हमारा ए यूनियन बी जो कलर शेडेड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी। अब हमें इसका यूनियन करना है सी के साथ। तो इसका यूनियन करना है सी के साथ, तो पहले ए यूनियन बी को पूरा कलर कर दो। ये तो ऑलरेडी कलर्ड है, सी को बी कलर कर देते हैं, ठीक है। तो पूरे सी को कलर कर देते तो वो रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये अभी रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी, इसका पूरे का यूनियन विद सी, ठीक है। अब हम सेकंड वाला आरएचएस का जो है वो इधर रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम ब्रैकेट में जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे इधर, तो बी यूनियन सी। बी यूनियन सी के लिए सबसे पहले हमको बी को पूरा कलर कर देना है, बी पूरा कलर्ड हो गया। अब हमें सी को पूरा कलर्ड कर देना है, सी भी पूरा कलर हो गया। तो अभी जो इसमें शेडेड रीजन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बी यूनियन सी। इसका हमें यूनियन किसके साथ करना है? ए के साथ, ठीक है। अब दो सेट का यूनियन करना है तो पहले एक सेट को पूरा कलर कर दो, फिर दूसरे सेट को भी कलर कर दो। तो बी यूनियन सी तो यहाँ पे कलर्ड है। अब हम इसमें ए को कलर कर देते हैं क्योंकि ए के साथ यूनियन करना है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ए यूनियन विथ बी यूनियन सी, ठीक है। ये ए यूनियन बी है, ब्रैकेट में हमने लिखा है, और फिर उसका यूनियन लिया सी के साथ। इधर हमने ए का यूनियन किसके साथ लिया? बी यूनियन सी के साथ।
दोनों को आप चेक करेंगे तो यार ये भी सेम रीजन शेडेड है, ये भी सेम रीजन शेडेड है, मतलब ये दोनों क्या है आपस में इक्वल। मतलब अगर हम पहले ए यूनियन बी फिर उसका यूनियन सी के साथ करें, या बी यूनियन, मतलब अगर मैं ए यूनियन बी पहले करके उसका यूनियन सी के साथ करूं, या बी यूनियन सी पहले करके फिर उसका यूनियन ए के साथ करूं, एक ही बात है। ठीक है, मतलब इधर भी ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ए यूनियन फाई। चलिए ए क्या रिप्रेजेंट करता है? ए रिप्रेजेंट करता है एक सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे बहुत सारे, जो भी होंगे ए के एलिमेंट्स। फाई रिप्रेजेंट करता है एक एम्प्टी सेट। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसमें मैंने ये ए बना दिया। अब आप पूछोगे यार मैं फाई को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी वेन डायग्राम में? फाई मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। हम कोई भी जगह अगर ये रेक्टेंगल बनाया तो ये रेक्टेंगल मतलब ये रेक्टेंगल के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो किसका हिस्सा है, इस यूनियन यू का हिस्सा है। इस सर्कल के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो ए सेट का हिस्सा है। अब एम्प्टी सेट में तो कुछ है ही नहीं, तो एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वेन डायग्राम में? यार वो होता ही नहीं है, क्योंकि मान लीजिए मैंने ऐसा सर्कल बनाया, ठीक है, तो इसका मतलब ये सर्कल के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो फाई का हिस्सा होगा, और फाई के अंदर तो कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे, राइट? तो बेसिकली एक ऐसा समझ लीजिए, इतना छोटा सर्कल जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है वो रिप्रेजेंट करेगा फाई। ठीक है, बेसिकली ऐसे मान लीजिए फाई डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो फाई है ही नहीं, या ऐसा मान लीजिए एक साथ डॉट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फाई। ठीक है, ए का यूनियन किसके साथ करना है? फाई के साथ, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए और फाई के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। तो ठीक है, ए के सारे एलिमेंट्स मैंने डाल दिए, कलर कर लिया। अब फाई के सारे एलिमेंट्स है, फाई के अंदर कोई एलिमेंट्स ही नहीं है तो ठीक है, उसको लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ए यूनियन फाई का आंसर क्या हो जाएगा? ये शेडेड रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए को। मतलब अगर आप किसी सेट का फाई के साथ यूनियन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ए। ये हो गया आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ समझ में आया, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है ए का यूनियन में ए के साथ कर रही हूँ। ठीक है, ए का यूनियन ए के साथ, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स आ जाए और ए के सारे एलिमेंट्स आ जाए। यार एक ही बात हो गई, ए के सारे एलिमेंट्स और ए के सारे एलिमेंट्स, तो हम पहले ए के सारे एलिमेंट्स को शेड कर दें, फिर दूसरे वाले ए के सारे एलिमेंट्स को शेड कर दें, आंसर तो वही शेडेड रीजन आने वाला है। तो ए यूनियन ए का आंसर क्या आएगा? ए। इसका मतलब कोई भी दो सेट अगर मैं आपस में दोनों, मतलब अगर मैं एक ही सेट का उसी के साथ यूनियन कर लूं, चाहे ए यूनियन ए हो, बी यूनियन बी हो, सी यूनियन सी हो, सबका आंसर क्या आएगा? वो खुद सेट ही आ जाएगा। तो ए यूनियन ए का आंसर ए होगा, बी यूनियन बी का बी होगा, सी यूनियन सी का क्या होगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट का अगर मैं किसी के साथ कोई भी सबसेट, यूनिवर्सल सेट का अगर किसी सेट के साथ यूनियन करूं तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। चलिए चेक कर लेते हैं। तो फिर से ये यू है, ये अंदर वाला सर्कल क्या है? ए। अब यू यूनियन ए, मतलब सबसे पहले मैं यू को शेड कर दूं, क्योंकि यूनियन में हमें यू के भी सारे एलिमेंट्स लेने हैं। ठीक है, अब ए के सारे एलिमेंट्स को शेड कर देते हैं, तो ए के सारे एलिमेंट्स यहाँ शेड कर दिए। आंसर क्या आ रहा है? शेडेड रीजन क्या है? ये पूरा ही शेडेड रीजन हो गया यू के अंदर का, तो आंसर क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें ध्यान में रखनी है। हो सकता है कहीं किसी क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली ही यूज करनी हो। देखिए, आप बाय द टाइम जब आप क्वेश्चंस थोड़े सॉल्व करेंगे, आपको वेन डायग्राम थोड़ा और यूज करेंगे, तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि यार इमेजिन हो जाएगा दिमाग में कि यार ए यूनियन फाई है तो ऑब्वियसली इसका आंसर ए होगा, ए यूनियन ए है तो इसका ए होगा। ठीक है, तो चीजें आपको और बाद में और अच्छे से क्लियर होती जाएगी। बट ये चीजें ऐसी है जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए, हमेशा याद होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा प्रॉपर्टीज आप डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो होगी इंटरसेक्शन की। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं और उसे वेन डायग्राम के थ्रू वेरीफाई करते हैं। अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहला है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम फटाफट वेन डायग्राम बना के समझते हैं क्या ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सेम होगा। ठीक है, तो LHS वाला ये रिप्रेजेंट करेगा, RHS वाला ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए, इसको बोलते हैं बी, ये वाला सर्कल ए, ये वाला सर्कल बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो ए का भी पार्ट हो और बी का भी पार्ट हो, तो ऐसा रीजन जो इस सर्कल का भी हिस्सा और इस सर्कल का भी हिस्सा हो, तो वो ये वाला पार्ट हो जाएगा।
तो ये शेडेड रीजन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, अभी बी इंटरसेक्शन ए को, बी इंटरसेक्शन ए मतलब ऐसा हिस्सा जो बी का भी पार्ट हो और ए का भी पार्ट हो, तो बी का भी पार्ट और ए का भी पार्ट हो, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी इंटरसेक्शन ए। अगर आप ध्यान से देखो तो ये रीजन शेडेड रीजन और ये शेडेड रीजन क्या है, सेम है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा, आपस में इक्वल, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे ए यूनियन बी और बी यूनियन ए करे, या 2+3 और 3+2 करे, दोनों का ही आंसर 5 आएगा। वैसे ही यूनियन और इंटरसेक्शन में मैटर नहीं करता कि आप ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी का भी आंसर क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन ए, दोनों आपस में क्या होंगे, सेम। ठीक है, नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी एंड इस पूरे का इंटरसेक्शन विद सी। आरएचएस में लिखा है ए इंटरसेक्शन किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो चलिए सबसे पहले वेन डायग्राम से बनाते हैं, ए बी सी। ठीक है, अरे बाहर नहीं जा सकता, यूनिवर्सल सेट के बाहर कोई भी सबसेट नहीं जा सकता। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ये ए है, बी सी, ए बी सी, ये यूनिवर्सल सेट है बाहर वाला रेक्टेंगल। ठीक है, अब हम सबसे पहले कलर करते हैं ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो इस सर्कल, ए सर्कल का भी पार्ट हो और बी सर्कल के भी पार्ट हो। चलिए, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब हमें इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, सी के साथ। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ये वाला रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ए है, ये बी है, ये सी है। अब हमें इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, सी के साथ। मतलब ऐसा एरिया शेड करना है जो इसका शेडेड रीजन में भी आए और सी के शेडेड रीजन में भी आए। बात समझ में आ रही है, जो इसके शेडेड रीजन में भी आए, मतलब शेडेड रीजन इसमें क्या है, ये जो ब्लैक कलर से कलर्ड है, इसमें भी आए और सी वाले सर्कल में भी आए, तो वो ये वाला पार्ट हो जाएगा। ये ऐसा पार्ट है जो इस वाले हिस्से में भी आ रहा है और सी वाले सर्कल में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा कलर करा हुआ पार्ट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन विद सी। ठीक है, अब आरएचएस में आ जाते हैं। आरएचएस में ए का इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी मतलब ऐसा रीजन जो बी में भी आए और सी में भी आए, ये बी इंटरसेक्शन सी हो गया। ये कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शेडेड रीजन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम एक और बना लेते हैं, ये ए होगा, ये बी होगा और ये होगा सी। अब हमें इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, ए के साथ। ए के साथ इसका इंटरसेक्शन करना है, तो हमें इस ऐसा एरिया देखना है जो इस शेडेड रीजन में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है। तो इसमें और ए में क्या कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है, तो इसमें शेड कर लेते हैं हम, ये वाला पार्ट ब्लू से करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो एलएचएस ये रिप्रेजेंट कर रहा है, आरएचएस ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों सेम ही चीज रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, दोनों वो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है जो ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। ये भी वो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है जो ए और बी और सी तीनों में आ रहा है। तो ये दोनों सेम ही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल। बात समझ में आ रही है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया, ये एसोसिएटिव लॉ हो गया। नेक्स्ट है फाई का इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ। अच्छा, आप सोच के देखिए, फाई रिप्रेजेंट क्या करता है। देखिए, फाई रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी सेट को। अगर मैं एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन किसी दूसरे सेट के साथ कर रही हूँ, ठीक है, अब इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों सेट में आना चाहिए, जो इस सेट में भी आना चाहिए और इस सेट में भी आना चाहिए। इस सेट में तो कुछ है ही नहीं। देखिए, एम्प्टी सेट में कुछ है नहीं। एम्प्टी सेट का मतलब ही ये है कि भाई उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, उसका वो एम्प्टी है, वो सेट ही पूरा एम्प्टी है, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। हमें ऐसे एलिमेंट देखने हैं जो एम्प्टी सेट में भी आए और इसमें भी आए। जब एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो फाई में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाई। बात समझ में आ रही है। तो फाई का इंटरसेक्शन अपन किसी भी सेट के साथ करें तो आंसर क्या आएगा, फाई। ऑब्वियस बात है, हमने इसके पहले देखा था, अगर मैं फाई का यूनियन किसी भी सेट के साथ करूंगी तो वो खुद सेट ही आ जाएगा। जैसे मैंने अगर फाई यूनियन ए किया तो आंसर क्या आ जाएगा, ए, और फाई इंटरसेक्शन ए किया तो आंसर क्या आ जाएगा, फाई। आई होप आपको समझ में आ रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट, यूनियन का इंटरसेक्शन किसके साथ कर रही हूँ, ए के साथ। चलिए करके देख लेते हैं। पहले मैं बना देती हूँ ये यूनियन सेट है, इसके अंदर मैंने ये सर्कल ए को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब यूनियन इंटरसेक्शन ए मतलब ऐसा रीजन जो यूनियन में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है। अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं, ऐसा रीजन जो इस रेक्टेंगल के भी अंदर है और सर्कल के भी अंदर है, तो वो सर्कल ही हो गया। सिर्फ ये ऐसा पार्ट है जो ए का भी हिस्सा है और यूनियन का भी हिस्सा है। तो यूनियन इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, वो सेट इटसेल्फ, ठीक है। तो यूनियन इंटरसेक्शन ए हो गया ए इंटरसेक्शन ए मतलब ऐसा हिस्सा जो ए का भी हिस्सा है और ए का भी हिस्सा है। यार ए और ए तो आपस में सेम है, इसका मतलब ए का भी हिस्सा है, ए का भी हिस्सा है, मतलब वो खुद ही ए हो गया, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ए क्या हो गया, ए यूनियन ए भी क्या होता है, ए होगा। ए इंटरसेक्शन ए भी क्या हो रहा है, ए हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। देखिए समझते हैं, पहले एक काम करते हैं, इनको भी वेन डायग्राम से समझते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो सबसे पहले हम इधर बी यूनियन सी को बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बनाते हैं ए बी सी, ठीक है। ये है ए, ये है बी और ये है सी। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब बी का भी हिस्सा अपन को कलर करना है और सी का भी हिस्सा पूरा कलर करना है। तो बी को पूरा कलर कर देते हैं, अब सी को भी पूरा कलर कर देते हैं। तो ये हिस्सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी यूनियन सी, ठीक है। लिख लेते हैं बी यूनियन सी। इसका हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, ए के साथ। ये कलर आ गया, अब हमें ए बी सी, ये ए है, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें ऐसा हिस्सा देखना है जो इसका भी पार्ट हो और इसका भी पार्ट हो। क्यों, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी यूनियन सी को। हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन, इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन मतलब ऐसा हिस्सा जो ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो इसके शेडेड एरिया और इसके शेडेड एरिया में क्या एरिया कॉमन है, चलिए ध्यान से देखते हैं। नया सेट बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी। अब ध्यान से समझते हैं, क्या ये वाला हिस्सा दोनों में आ रहा है, नहीं। ये वाला हिस्सा दोनों में नहीं आ रहा है, ये वाला हिस्सा दोनों में आ रहा है, हाँ ये वाला हिस्सा दोनों में आ रहा है, ये वाला हिस्सा भी दोनों में आ रहा है, ये वाला हिस्सा भी दोनों में आ रहा है। ये वाला हिस्सा मैंने कलर कर दिया, ये वाला हिस्सा भी दोनों में आ रहा है और ये वाला हिस्सा भी दोनों में आ रहा है। ये वाला नहीं, दोनों में नहीं आ रहा है, ये भी दोनों में नहीं आ रहा है, ये भी दोनों में नहीं आ रहा है। तो ये एरिया जो हो गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा LHS पार्ट, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हम RHS में देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। चलिए ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास बना हुआ है, अब हम बना लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये हो गया सी। ए इंटरसेक्शन सी में हमारा ये वाला एरिया कवर हो जाएगा। चलिए ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ए इंटरसेक्शन सी हो गया। अब हमें इन दोनों का क्या करना है, यूनियन, मतलब इसमें इसका जो शेडेड एरिया है वो भी और इसका जो शेडेड एरिया है वो भी, ठीक है। तो चलिए इधर बना लेते हैं ए बी सी, ठीक है। अब हम इन दोनों का यूनियन करते हैं, इसका यूनियन और इसका यूनियन, इन दोनों का क्या करना है, हमें यूनियन करना है। मतलब इसका जो शेडेड एरिया वो भी डाल देना है और इसका शेडेड एरिया वो भी डाल देना है। तो इसका शेडेड एरिया कौन सा होगा, ए इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट हो जाएगा। इसका शेडेड एरिया ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो LHS ये रिप्रेजेंट कर रहा है, RHS ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों आपस में सेम ही चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो LHS इज RHS के बराबर है, हमने वेन डायग्राम से देख लिया। अब ध्यान से समझिए, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है, देखिए मैंने लिखा 3 × 2 + 1, ठीक है। मैंने ब्रैकेट में 2 + 1 लिखा, बाहर मैंने 3 × लिखा। 3 मल्टीप्लीकेशन बाय किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 + 1 के साथ। इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ 3 × 2 + 3 × 1, राइट। सेम वे डिस्ट्रीब्यूटिव, मल्टीप्लीकेशन की जगह इंटरसेक्शन, प्लस की जगह यूनियन। ध्यान से समझिए, ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
ठीक है। आई होप आपको सारे प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। ये भी प्रॉपर्टीज ऐसी है जो हमें पता होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली इन्हें यूज कर सकते हैं और बहुत आसानी से हम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। एंड जैसे जैसे हम थोड़ा और आगे बढ़ते जाएंगे, आपको थोड़े क्वेश्चंस आप करते जाएंगे, थोड़े वेन डायग्राम्स आप समझते जाएंगे, आपको ये चीजें मतलब याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत आसानी से खुद ही लिख देंगे। बट बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी ये लिखा हुआ आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो इसके बराबर होगा, ये आ रहा है तो इसके बराबर होगा, ठीक है। कभी फाई इंटरसेक्शन ए आ रहा है तो आप इमेजिन कर सकते हैं यार फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ ऑब्वियसली फाई ही होगा, ठीक है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन के हमने डेफिनेशन देख ली है, कुछ प्रॉपर्टीज देख ली है, एग्जाम्पल देख लिए हैं। अब हम एक चीज समझते हैं, हमने पिछले लेक्चर में देखा था जॉइंट सेट्स और डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। अब हम समझते हैं यार हम इंटरसेक्शन से जॉइंट और डिसजॉइंट को कैसे समझ सकते हैं। चलिए, जॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट को करेगा, जॉइंट सेट्स हमने पिछले लेक्चर में देखा था। जॉइंट सेट्स वो सेट्स हैं जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, ठीक है। मतलब अगर दो सेट की बात कर रहे हैं ए और बी में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन है तो वो जॉइंट सेट्स होंगे। बेसिकली ऐसे समझिए, वेन डायग्राम में जॉइंट सेट्स मतलब जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो या एक के अंदर एक आ रहे हो, ठीक है। देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है तभी ये वाला हिस्सा बना है, ठीक है। ये जो मिडिल वाला एरिया है ये कॉमन एरिया है जो ए का भी एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करेगा और बी का भी एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करेगा, तो ये जॉइंट है, आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा सेट, इसमें B इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। B इज अ सबसेट ऑफ A मतलब B के सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो A के भी पार्ट है, तो इसमें भी A और B में ऐसे एलिमेंट्स हैं कॉमन। ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करेगा कॉमन एरिया को, इधर ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करेगा कॉमन एरिया को, इधर भी ये वाला रिप्रेजेंट करेगा कॉमन एरिया को। इस केस में A इज अ सबसेट ऑफ B। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे ऐसे केस जब A और B दोनों में अगर कोई भी एलिमेंट्स कॉमन है तो वो जॉइंट सेट्स रिप्रेजेंट होगा। अगर ऐसे दो सेट्स A और B जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो इधर आएगा। ये अगर हमने इन दोनों को इंटरसेक्ट कराया है A सर्कल को और B सर्कल को, तो ये एरिया बनेगा जो रिप्रेजेंट करेगा कि दोनों बीच में कुछ कॉमन है। अगर वो दोनों के बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है तो ये वाला सर्कल अलग होगा, ये वाला सर्कल अलग होगा, दोनों आपस में ज्वाइंट नहीं होंगे, दोनों आपस में डिसजॉइंट होंगे। तो ये रिप्रेजेंट होता है, इसे हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। अगर हम इंटरसेक्शन से समझे, ठीक है, अगर हम इंटरसेक्शन से समझे तो अगर कोई भी दो सेट के बीच में A इंटरसेक्शन B, अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन करूंगी तो क्या आएगा, फाई। इंटरसेक्शन मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स जो A का भी हिस्सा है और B का भी हिस्सा है। अब हमने बोला कि ऐसे हमारे डिसजॉइंट सेट से मतलब A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या इसका रिजल्ट आएगा, एक सेट आएगा जो एम्प्टी होगा। अगर A इंटरसेक्शन B एम्प्टी सेट दे रहा है तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि A और B क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। और अगर A इंटरसेक्शन B एम्प्टी सेट के बराबर नहीं है, A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, तो मैं बोल सकती हूं ये जॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। नॉट इक्वल टू में बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, दोनों में देखिए एक केस ये हो सकता है कि A और B दोनों आपस में इक्वल हो। अगर A और B दोनों आपस में इक्वल है तो हमारा सेट कैसा बनेगा, वेन डायग्राम कैसा बनेगा, A है इसी के ऊपर B बन जाएगा, मतलब दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। A भी यही है और B भी यही है, ठीक है। A और B दोनों क्या है, सेम है। A भी यही सर्कल है और B भी यही सर्कल है। ये भी क्या हो जाएगा, जॉइंट सेट्स का एग्जांपल हो जाएगा। दूसरा केस है जब A इज नॉट इक्वल टू B बट दे हैव समथिंग इन कॉमन, बट कॉमन है कुछ। A और B आपस में इक्वल नहीं है बट A और B के कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। ये कौन सा केस है, ये केस है B इज अ सबसेट ऑफ A, तो B के सारे एलिमेंट्स A के अंदर आएंगे तो B पूरा की पूरा A वाले सर्कल के अंदर आ जाएगा। ये केस है A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब A B वाले सर्कल के अंदर आ जाएगा पूरा की पूरा,
ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये जॉइंट सेट्स होंगे, ये डिसजॉइंट सेट्स होंगे। अगर इंटरसेक्शन के फॉर्म में हम लिखे तो ए इंटरसेक्शन बी अगर एम्प्टी सेट है तो वो डिसजॉइंट है, अदरवाइज वो जॉइंट सेट्स है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए, यहाँ पे हमने यूनियन और इंटरसेक्शन वाले दोनों ऑपरेशन को अच्छे से समझ लिया है विथ एग्जाम्पल। बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी देख ली है, ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ लिया है, रिप्रेजेंटेशन देख लिया है। अब हम नेक्स्ट वाले ऑपरेशन पे बढ़ते हैं जो कि है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो दो सेट्स का डिफरेंस क्या होता है, चलिए अब समझते हैं। अब हम शुरू करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स से। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में हम सबसे पहले शुरू करेंगे डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन क्या कहती है? द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स which belongs to A and not to B. ठीक है, the difference of sets A and B in this order, मतलब मैंने लिखा A माइनस B, ये माइनस इसको पढ़ा कैसे जाएगा? A माइनस B लिखते हैं, A माइनस B ऐसे लिखेंगे, पढ़ेंगे भी ऐसे, A माइनस B। ये रिप्रेजेंट करेगा एक सेट को। वो सेट में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो A को बिलोंग करते हो पर B को बिलोंग नहीं करते हो। ठीक है, मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स, इसका आंसर मान लीजिए सेट सी आएगा, विच विल कंटेन द एलिमेंट्स विच आर पार्ट ऑफ ए बट नॉट बी। ऐसे सारे एलिमेंट्स जो ए का हिस्सा है पर बी का हिस्सा नहीं है, वो वाले सारे के सारे एलिमेंट्स हमारा ये ऑपरेशन का रिजल्ट होगा। ठीक है, चलिए ऐसे समझते हैं रिप्रेजेंटेशन सेट बिल्डर फॉर्म में। A minus B is a set of all x such that x belongs to A and x does not belongs to B. And लिखा है, and मतलब ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, राइट? तो मतलब ऐसे सारे एलिमेंट जो A का हिस्सा है और B का हिस्सा नहीं है, तो हमें दो चीजें चेक करनी है हर क्वेश्चन में। पहली चीज ये कि कौन कौन से A का हिस्सा है, दूसरी कौन कौन से B का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ऐसे सारे एलिमेंट्स जो A का हिस्सा है और B का हिस्सा नहीं है, वो सारे एलिमेंट्स हमारे A माइनस बी के रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया है। अब हम कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं कि A माइनस बी क्या होगा, कैसे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो कुछ टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और फिर हम उसका आंसर निकालेंगे कि इसका A माइनस बी क्या होगा या B माइनस ए क्या होगा। ठीक है, चलिए दो एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल है, let A is a set where the elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and B is a set where the elements are 2, 4, 6 and 8. Find A minus B and B minus A. ठीक है, A minus B का मतलब क्या था? ऐसे सारे एलिमेंट्स जो A का हिस्सा है और B का हिस्सा नहीं है। अगर मैं बोलूँ B minus A क्या होगा? B minus A मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स जो B का हिस्सा है और A का हिस्सा नहीं है। ठीक है, A minus B। देखिए जो पहले लिखा है ऑर्डर मैटर कर रहा है, A minus B और B minus A आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, जो पहले लिखा है वो है जो आना चाहिए, जो बाद में लिखा है वो है जो नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसे सारे एलिमेंट जो A का हिस्सा है और B का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए तो A माइनस बी लिखते हैं। A माइनस बी क्या होगा? ऐसे सारे एलिमेंट जो A का हिस्सा है और B का हिस्सा नहीं है। तो चेक करते हैं, 1 A का हिस्सा है, क्या B का हिस्सा है? नहीं है। तो 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो यस A का हिस्सा है और B का हिस्सा नहीं है। 2 A का हिस्सा है, B का भी हिस्सा है, तो ये हमें नहीं लिखना है। 3 A का हिस्सा है और B का हिस्सा नहीं है। 4 दोनों का हिस्सा है तो नहीं लिखना है। 5 A का हिस्सा है, B का हिस्सा नहीं है। 6 भी दोनों का हिस्सा है। तो A माइनस बी में क्या एलिमेंट्स आएंगे? 1, 3 और 5। चलिए अब B माइनस ए देख लेते हैं। B माइनस ए मतलब वो सारे एलिमेंट जो B में आ रहे हैं और A में नहीं आ रहे हैं। तो चेक करते हैं 2 से। 2 क्या B में आ रहा है? ठीक है, A में आ रहा है, हाँ आ रहा है, दोनों में आ रहे हैं तो नहीं लिखना है। 4 भी दोनों में आ रहे हैं तो नहीं लिखना है। 6 भी दोनों में आ रहे हैं। 8 A में B में आ रहा है पर A में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो A माइनस बी के एलिमेंट्स हो गए 1, 3, 5 और B माइनस ए के एलिमेंट हो गया, सिर्फ एक ही एलिमेंट है 8। ठीक है, नेक्स्ट है V जिसके एलिमेंट्स है A, I, O, U और B जिसके एलिमेंट्स है A, I, K और U। फाइंड V माइनस बी एंड B माइनस V। तो चलिए V माइनस बी निकालते हैं। V माइनस बी मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो V का हिस्सा है और B का हिस्सा नहीं है। तो V का कौन कौन से हिस्से हैं और A का नहीं है, B का नहीं है, वो चेक करते हैं। A इसमें आ रहा है, हाँ है, इसमें भी है तो A नहीं लिख सकते। E इसमें है पर इसमें नहीं है, E लिख सकते हैं क्योंकि E इसका हिस्सा है और इसका हिस्सा नहीं है। I दोनों में आ रहा है तो नहीं लिख सकते। O इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है तो हम O लिख सकते हैं। U
u भी दोनों में आ रहा है तो हम नहीं लिख सकते। बात समझ में आ गई? अच्छा, b माइनस वी करके देखते हैं। b माइनस वी के वो सारे एलिमेंट्स जो b का हिस्सा है पर v का नहीं है। चलिए शुरू करते हैं ऐसे। a उसमें आ रहा है, हाँ है तो नहीं लिख सकते। i भी आ रहा है, नहीं लिख सकते। k, हाँ k लिख सकते हैं, k इसमें है पर उसमें नहीं है। u दोनों में है तो नहीं लिख सकते। तो ये b माइनस वी आ गया। तो v माइनस बी में दो एलिमेंट्स आ गए e और o। b माइनस वी में एक एलिमेंट आया जो कि है k। ठीक है, आई होप ये दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम वेन डायग्राम से समझते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स को। अब हमने अभी जो भी दो एग्जाम्पल देखे उसमें आपने बहुत अच्छे से नोटिस किया होगा कि पहले एग्जाम्पल में a माइनस बी निकाला और b माइनस ए निकाला, तो a माइनस बी और b माइनस ए आपस में इक्वल नहीं थे। ठीक है, सेकंड केस में अपन ने v माइनस बी निकाला और b माइनस वी निकाला, वो दोनों भी आपस में इक्वल नहीं थे। इसका मतलब डिफरेंस ऑफ सेट्स में ऑर्डर मैटर करता है। जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन में a यूनियन b करो या b यूनियन a करो, दोनों आपस में इक्वल होते थे। a इंटरसेक्शन b करो या b इंटरसेक्शन a करो, वो भी इक्वल होते थे। पर a माइनस बी करो और b माइनस a करो, दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम वेन डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा सेट है a, ये हमारा सेट है b। अगेन सेम, ये u, ये हमारा सेट है a और ये हमारा सेट है b। अब हम बनाते हैं a माइनस बी। ठीक है, कलर शेड करेंगे a माइनस बी को। a माइनस बी का मतलब क्या होता है? a माइनस बी मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स जो a का हिस्सा है और b का हिस्सा नहीं है। मतलब ऐसा पूरा रीजन कलर करना है जो a के अंदर आ रहा हो, a के सर्कल के अंदर आ रहा हो पर b के सर्कल के अंदर नहीं आ रहा हो। ठीक है, ध्यान से समझिए। ये वाला हिस्सा देखिएगा और ये वाला हिस्सा देखिएगा। अगर मैं इस हिस्से की बात करूं तो ये वाला हिस्सा ऐसा है जो a वाले सर्कल में आ रहा है पर b वाले सर्कल में नहीं आ रहा है। अगर मैं इन दोनों के कॉमन वाले एरिया की बात करूं तो ये ऐसा हिस्सा है जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, पर हमें ऐसा हिस्सा चाहिए जो a वाले सर्कल में तो आ रहा हो पर b वाले सर्कल में नहीं आ रहा हो। तो ये शेड हो जाएगा रीजन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम b माइनस ए देखें, b माइनस ए मतलब वो सारा रीजन जो b में आता हो और a में नहीं आता हो। ठीक है, तो b वाले सर्कल में वो एरिया आना चाहिए पर a का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको भी ले लेते हैं तो वो a का पार्ट भी हो जाता, पर हमें ऐसा हिस्सा चाहिए जो सिर्फ b वाले सर्कल में आता हो, a वाले सर्कल में नहीं आता हो। तो b माइनस ए कैसे रिप्रेजेंट होगा? ऐसे। a माइनस बी कैसे रिप्रेजेंट होगा? ऐसे। बात समझ में आ रही है? अब आप ध्यान से समझिए। अगर मैं बात करती हूँ a इंटरसेक्शन b की, ये u हो गया, ये a है, ये b है। अगर मैं बात करती हूँ a इंटरसेक्शन b की तो वो ये रिप्रेजेंट करता है, ये वाला रीजन। अगर आप ध्यान से देखो, a माइनस बी और b माइनस ए दोनों आपस में डिसजॉइंट है क्या? कुछ भी ऐसा कॉमन दिख रहा है इन दोनों में? इसका शेडेड रीजन ये वाला हिस्सा है, इसका शेडेड रीजन ये वाला हिस्सा है। देखिए, ये u है, ये a है और ये b है। ये वाला जो हिस्सा है ये a माइनस बी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हिस्सा b माइनस ए रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दोनों के बीच में जो कॉमन है वो a इंटरसेक्शन b रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? ये दोनों म्यूचुअली डिसजॉइंट है आपस में। मतलब मैं किसी भी दो की बात करूं तो ये आपस में डिसजॉइंट है, ये और ये दोनों डिसजॉइंट है, ये और ये भी डिसजॉइंट है, ये और ये भी डिसजॉइंट है। ठीक है, तो a माइनस बी और b माइनस ए में बहुत डिफरेंस होता है, तो हमें ऑर्डर ध्यान में रखना है। हमें देखना है कि क्वेश्चन में a माइनस बी पूछा है या b माइनस ए। जो पहले लिखा है उसके एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है और जो बाद में लिखा है उसके एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं करना है। a माइनस बी मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स जो a का हिस्सा है पर b का हिस्सा नहीं है, ऐसे सारे एलिमेंट्स जो b का हिस्सा है और a का हिस्सा नहीं है। कहीं पे भी आपको a माइनस बी, b माइनस ए, कोई भी सेट के बीच में माइनस ऑपरेशन दिख रहा है, डिफरेंस वाला ऑपरेशन दिख रहा है, तो आपको ऐसे बोल के यूज करना है। a माइनस बी मतलब वो सारा एलिमेंट जो a का हिस्सा है b का हिस्सा नहीं है। a में आ रहा है, b में आ रहा है, a में नहीं आ रहा है, a में आ रहा है, b में नहीं आ रहा है। ऐसा बोल के करेंगे तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, मन में बोलिएगा a का हिस्सा है, b का हिस्सा नहीं है, a में आ रहा है, b में नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब जो पहले लिखा है उसमें आना चाहिए और सेकंड वाले में लिखा है उसमें नहीं आना चाहिए।
ठीक है। आई होप आपको अच्छे से यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस तीनों ही ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे। अगर हम दो सेट मान लीजिए ए और बी के बीच में यूनियन ऑपरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब जो भी रिजल्टेंट सेट होगा उसमें ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं तो उसमें ए और बी के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स है सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। जो ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं, तो ए यूनियन बी में सिर्फ ए के एलिमेंट्स होंगे वो भी चलेंगे, सिर्फ बी के एलिमेंट्स होंगे वो भी चलेंगे, और दोनों के एलिमेंट्स होंगे वो भी चलेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन है। ए माइनस बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए का हिस्सा है और बी का हिस्सा नहीं है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे एक और ऑपरेशन है जो सेट्स के बीच में किया जाता है, जो कि है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।